हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अशोका क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जिसका नाम है सी। देखिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी, उसके बाद कैसे उसमें एडवांसमेंट हुए और कैसे हम सी तक पहुंचे। सारों को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, बट उसमें से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। देखिए, एक लैंग्वेज जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम उससे अपना काम करवा सकते हैं, वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए मशीन लैंग्वेज में कंस्ट्रक्ट करना किसी प्रोग्राम को और उसको फिर एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम एक दूसरी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जिसको हम कंप्यूटर के अंदर डालकर उससे अपना आउटपुट ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 1960s में आई थी एल्गोल लैंग्वेज। देखिए, ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कह सकते हैं आई थी। इससे पहले भी लैंग्वेजेस डेवलप हुई हैं, लेकिन ये एक पहली लैंग्वेज थी जिसने प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट किया था। यानी इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एसीएम का मतलब है यहाँ पर अथॉरिटी ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी, यानी कि ये एक इंटरनेशनल कमेटी है जिसने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। उसके बाद 1967 में आई थी BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको मार्टिन रिचर्ड्स ने डेवलप किया था। उसके बाद 1970s में आई थी बी लैंग्वेज, जिसको केन थॉमसन ने डेवलप किया था। देखिए, माना जाता है कि केन थॉमसन के साथ साथ इसमें डेनिस रिच्ची ने भी इनका साथ दिया था। यानी कि जो हमारी बी लैंग्वेज है वो दो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई थी, दैट इज केन थॉमसन एंड डेनिस रिच्ची। उसके बाद उसके 2 साल बाद 1972 में हमारी डेवलप हुई सी लैंग्वेज, जिसको अकेले डेनिस रिच्ची ने डेवलप किया था। यही लैंग्वेज है जिसको हम अब शुरू करने वाले हैं अपनी सीरीज में और इसको कंटिन्यूअसली पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 1978 में सी को थोड़ा एडवांस करने के लिए बनाएगी KNR-C। KNR इसलिए बोला गया क्योंकि जो इनके डिजाइनर थे करिंगन एंड रिच्ची, इन्होंने इसको डेवलप किया था। उसके बाद इसके 1989 में आई थी ANSI-C। इसके आगे ANSI इसलिए लगाया गया क्योंकि इसको भी एक इंटरनेशनल कमेटी, दैट इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ने बनाया था। देखिए, इस लैंग्वेज सी ही थी, लेकिन टाइम के साथ साथ उसमें एडवांसमेंट होने लगी और वो क्या हो गई, हमारी 99 तक डेवलप होती गई। इसीलिए सी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो कि जिस टाइम पर बनी थी उसी को हम आज यूज करें हैं। ये टाइम के साथ क्या हुआ है, चेंज हुई है। उसके बाद 1990 में एक इंस्टीट्यूशन एक अथॉरिटीज के साथ और जुड़ी, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़कर हमारी सी लैंग्वेज को थोड़ा और डेवलप किया। उसके बाद एट द एंड जो इसके अंदर हमारे इंप्रूवमेंट हुई, दैट इज इन 1999, जिसको लैंग्वेज जो बन गई उसको हमने नाम दिया C99, क्योंकि 99 में डेवलप हुई थी, इसलिए हमने इसके आगे लगा दिया 99। इसको स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने क्या किया था, डेवलप किया था। यानी सी एक अकेली ऐसी लैंग्वेज है जो इतने सालों तक लगातार डेवलप होती रही। इसके अंदर इतना इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। हम इस लैंग्वेज को धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्या फंक्शंस, क्या हमारे डाटा टाइप्स या फिर क्या ऑपरेटर्स हम इसके अंदर यूज करते हैं और कैसे एक प्रोग्राम को बनाकर हम कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के प्रोग्राम्स तक हम सीखेंगे। सबसे पहले सीख लेते हैं थोड़ा बेसिक यानी हिस्ट्री के बारे में और थोड़ी इंपॉर्टेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। सी को हम कहाँ यूज करें, उसके अंदर क्या ऐसी खासियत है जो हम उसको इतना इम्प्रोवाइज किया हमने और आज तक हम उसको लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, और उसकी हिस्ट्री क्या है, कब वो डेवलप हुई, किसने की, वो हम देख चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं। आइए अब जानते हैं सी लैंग्वेज के बारे में। देखिए, सबसे मेन क्वेश्चन या सबसे बेसिक सवाल जो हमारे मन में आता है सी लैंग्वेज का नाम लेते ही, वो होता है कि इसमें सी वर्ड का मतलब क्या है। यानी हम इसको सी लैंग्वेज ही क्यों बोलते हैं, डी लैंग्वेज, ई लैंग्वेज क्यों नहीं बोलते। देखिए, सी लैंग्वेज में सी का कोई खास मतलब नहीं है। हमने देखा है अभी कि बी लैंग्वेज के बाद जो लैंग्वेज डेवलप हुई थी, दैट इज सी। यानी डेनिस रिच्ची ने जब बी लैंग्वेज को डेवलप किया तो उससे जब नेक्स्ट लैंग्वेज उन्होंने डेवलप करने की सोची तो उन्होंने सोचा कि इसका नाम रख देते हैं सी लैंग्वेज। तो यहाँ पर कोई स्पेशल पर्पस नहीं है सी लैंग्वेज का, सिर्फ इसलिए इसको सी लैंग्वेज बोला जाता है क्योंकि ये बी के बाद डेवलप हुई थी। आइए थोड़ा पढ़ते हैं सी लैंग्वेज के बारे में। सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिच्ची। देखिए, 1972 में डेवलप हुई थी, डेनिस रिच्ची ने डेवलप किया था, ये हम पढ़ चुके हैं। इट इज डायनेमिक इन नेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सी लैंग्वेज हमारी नेचर के अंदर डायनेमिक होती है। अब इस डायनेमिक वर्ड पर गौर करेंगे और पढ़ेंगे डायनेमिक होता क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब 1972 में डेनिस रिच्ची ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था, आज भी हम उसी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। यानी जो फंक्शन या जो डाटा टाइप्स उसने
तब उसके अंदर डाले थे। आज के टाइम पे जिन फंक्शंस और डाटा टाइप्स को हम यूज कर रहे हैं वो हाईली इम्प्रोवाइज हो चुके हैं, यानी उसके अंदर बहुत से चेंजेस हो चुके हैं। ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम टाइम के साथ कुछ चेंजेस कर सकते हैं या फिर उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उस लैंग्वेज को बोला जाता है डायनेमिक लैंग्वेज। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस मशीन लैंग्वेज के बाद डेवलप होनी शुरू हुई वो सारी नेचर में डायनेमिक ही होती है, यानी हम उनके अंदर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सी लैंग्वेज को यूज करने के इंपॉर्टेंस क्या है या हम क्यों यूज करते हैं सी लैंग्वेज को, उसके कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए रिच इन फंक्शन एंड ऑपरेशन। देखिए सी लैंग्वेज से पहले जो लैंग्वेजेस आई थी एल्गोल या फिर बी, उसके अंदर हम ज्यादा फंक्शंस या ऑपरेटर्स को यूज नहीं कर सकते थे। ये पहली लैंग्वेज थी जिसने हमें फंक्शंस और ऑपरेटर्स इतने ज्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करवाई। इसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को भी रन करवा सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइड वैरायटी ऑफ डाटा टाइप्स। देखिए अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, हमारा फर्स्ट लेक्चर है प्रोग्रामिंग का, हम नहीं समझ सकते कि डाटा टाइप्स होते क्या हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तब हमें पता चलेगा डाटा टाइप्स होते क्या हैं। डाटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि सी लैंग्वेज ने हमें वेरियस टाइप ऑफ डाटा टाइप प्रोवाइड करवाए हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में डाटा टाइप्स हमें प्रोवाइड करवाया। हाईली पोर्टेबल। सी लैंग्वेज पोर्टेबल लैंग्वेज होती है। पोर्टेबल का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए हमने किसी एक कंप्यूटर पर अपना कोड लिख दिया इन सी प्रोग्रामिंग, ऐसा नहीं है कि अब हम उसी कंप्यूटर पर उसका आउटपुट गेन कर सकते हैं, हम किसी और कंप्यूटर पर उसको रन करवा के उसका आउटपुट वहां भी ले सकते हैं। यानी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए कोड बना है, हम एक कंप्यूटर के ऊपर कोड बना के उसको मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर भी रन करवा सकते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोड का ट्रांसफर इसमें इजिली हो जाता है। दैट इज हाईली पोर्टेबल इन नेचर। उसके बाद डीबगिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस इज वेरी इजी। मान लीजिए हमने कोई कोड लिखा, उस कोड में कुछ गलती हो गई, कुछ एरर आ गया, तो ऐसा नहीं है वो पूरा कोड वेस्ट हो गया। उसके अंदर जिस पार्ट में एरर है हमें पता चलेगा कि इस पार्ट में एरर है, हम उसको इम्प्रोवाइज टेस्ट कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं, और इस लैंग्वेज की मेंटेनेंस भी बहुत इजी है। इसीलिए हम कहते हैं डीबगिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस इज वेरी इजी इन सी लैंग्वेज। उसके बाद मशीन इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। देखिए हमें पता है मशीन डिपेंडेंट जो लैंग्वेज होती है, हमें हर एक मशीन या हर एक सिस्टम के लिए अलग से कोड बनाना पड़ेगा, हम उसको दूसरे सिस्टम या फिर दूसरे कंप्यूटर पर रन नहीं कर सकते। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अभी बताया कि ये पोर्टेबल होती है। एक कंप्यूटर के ऊपर हमने जो कोड बना दिया है उसको हम दूसरे कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं, यानी ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सी के बारे में डिस्कस करेंगे वो ये है। देखिए जब भी हम बात करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स दीजिए हाई लेवल लैंग्वेजेस के, तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है सी, सी प्लस प्लस, पाइथन एक्सेट्रा। लेकिन क्या सी प्योरली हाई लेवल लैंग्वेज है या नहीं, इसका आंसर हमें आज इस वीडियो में पता चलेगा। देखिए हमने अपनी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की सीरीज में प्रोग्रामिंग के जो लेक्चर्स थे, एक या दो, उनको कवर किया था। उसमें हमने देखा था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं अगर हम उनको क्लासिफाई करें तो दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज मशीन लैंग्वेज एंड दैट इज हाई लेवल लैंग्वेजेस। मशीन लेवल लैंग्वेज ऐसी होती है जिसको हम लो लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं, क्योंकि इसको इंसान या फिर ह्यूमन बींग्स इजीली ना तो समझ सकते हैं ना ही उसको कोड कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज होती हैं जिसको ह्यूमन बींग्स इजीली समझ सकते हैं, इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इजीली कोड कर सकते हैं। लेकिन जो सी लैंग्वेज है ये ना तो प्योरली हाई लेवल लैंग्वेज है ना ही प्योरली मशीन लेवल लैंग्वेज है, ये इन दोनों के बीच में लाई करती है, यानी हम इसको बोल सकते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज। यानी कि इसको बोल सकते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज ना, यानी कि इसकी एफिशिएंसी इतनी लो भी नहीं है कि हम ह्यूमन बींग्स इसको इजीली समझ नहीं सकते, कोड नहीं कर सकते, और इतनी हाई भी नहीं है जितनी दूसरी लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह की होती है। एफिशिएंसी हाई ना होने से हम क्या समझते हैं, देखिए सी प्लस प्लस या फिर पाइथन या फिर जो भी एडवांस लैंग्वेज आज हम पढ़ रहे हैं उनमें हमें ज्यादा सिंटेक्स की या फिर ज्यादा कोडिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती। उसमें थोड़े सेंटेंस लिखने से और थोड़ा सिंटेक्स यूज करने से भी हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज में हमें सिंटेक्स का भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है और कई जगह पर हमें ज्यादा सेंटेंसेस बना के भी अपने कोड को रन करवाना पड़ता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिडल लेवल लैंग्वेजेस। लेकिन पहले जो इससे पहले लैंग्वेजेस आई थी उसके कंपेरिजन में सी इज अ वेरी एफिशिएंट लैंग्वेज। आज की वीडियो में हमने सी का बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, हमने कोई प्रोग्राम या कोड रन करवा के नहीं देखा है, हमने थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री पढ़ी है और उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी है। आने वाली वीडियोस में हम सी के प्रोग्राम्स को और उसके जितने भी फंक्शन या फिर ऑपरेटर्स होंगे उनको पढ़ना शुरू करेंगे और एक एक करके अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आप पूरी सी लैंग्वेज इस चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।